किताबें बहुत सी। इस्मत चुगताई ने अपनी तेज और सच्ची कलम से औरत के अस्तित्व के वे सारे रंग उकेरे हैं जिन्हें समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। उनकी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि उन सवालों की गूंज हैं जिन पर लोग बोलने से भी झिझकते हैं। अलग अलग तबकों से आती स्त्रियों की जिंदगी, उन पर थोपे गए नियम और पुरुष प्रधान मानसिकता की तानाशाही, इन सबको इस्मत बेधड़क उजागर करती है। इन्हीं बेमिसाल रचनाओं में से एक है अमर बेल, जो कम उम्र की लड़की की एक बहुत बड़े पुरुष से की गई शादी की कड़वी सच्चाई बयान करती है। यह कहानी हमारे अपने समाज की परतें खोलती है, एक ऐसा समाज जहां औरत की चाहत, उसका दर्द और उसकी आवाज़ हमेशा कतार के सबसे आखिरी छोर पर रख दी जाती है। आइए सुनते हैं कहानी अमर बेल। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निमटकर बीवियां बेटियों की बरी या बेटियों का जहेज टांकने बैठती, तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती। अरे अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेंगी? ए है बी, घास तो नहीं खा गई हो? कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डालकर बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम न उतारने दिया। निगोरी का मायके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भाई, सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो झूठे पत्तल चाटेंगे। लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार है। 40 के तो लगते भी नहीं। असगरी खानम बोली, उई खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह। बेचारी इम्तियाजी फुफ्फो बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोरी एक तरफ, और माशा अल्लाह पांचों बहनों की ज़बानें बस कंधों पर पड़ी थी, ये गज गज भर की। कोई मुचैटा हो जाता, बस पांचों एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है जो कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियों सैदानियों की तो बात ही न पूछिए। बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते, मगर इम्तियाजी फुफ्फो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिनचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज़ थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती है और दूसरे कान से जन से निकल जाती है। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती, सारे मोहल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड़ी, और बीवियां कोठे लौंगती, छज्जे फल आंगती, दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुफ्फो की 5 बहनों ने वो टांग ली कि गरीब नक्कू बन गई। उनकी संजली बेटी गोरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहे रणवे नहीं होते। पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आखिबत के बोरिये समेटने पर तुली हुई है। बड़ी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुफ्फो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता न था कि दुहाजू के लिए भी कुएं में बाज डालने पड़ेगी। शुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड़का ही थे, इसलिए वो तो मारे हॉल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती। क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालायों की उम्र पर शह पड़ती थी, लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत से हमला आवर हुईं। उन्होंने फौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवाज दामाद का जिक्र छेड़ दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रख था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था।
मगर हमारी फूफो भी खरी मुगलानी थी, जिनके वालिद शाही फौज में बर्क अंदाज थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थे। झट पैंतरा बदल कर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदों खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस जमाने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्मों में नाचने गाने लगे। शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे, निहायत सुथरा नक्शा, छरेरा बदन, दरमियाना कद, इम्तियाजी फुफ्फो। सारे में कहती फिरती थी कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सर में नहीं देखा। इसीलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूं देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे। जब उन पर पैगामों की बहुत ज़ोर की बारिश हुई तो बौखलाकर उन्होंने मुआमला बहनों के सपुर्द कर दिया। इतना कह दिया, लौंडिया इतनी छिछोरी न हो कि बेटी लगे और ऐसी खूसट भी ना हो कि उनकी अम्माओं लगे। उई, क्या खौफी आता हुआ नाम। इम्तियाजी फुफ्फो को कुछ न सूझा तो नाम ही में कीड़े निकालने लगी, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने न सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज्यादा की हो तो 100 जूते सुबह 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्का का पानी, मगर उनकी किसी ने न सुनी। वो अपनी गोरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए ख्वाही न ख्वाही धुंध मचाती थी। रुखसाना बेगम थी कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी न भरे, तोलो तो 5वीं के बाद छठा फूल न चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिसमें हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपड़ दिया हो। निस्वानियत इस गजब की जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़ कर भर दिया हो। गर्म गर्म लपटे से निकलती थी। शायद बकौल फुफ्फो 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें ज़रा सा तकल्लुफ़ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। कमसिनी तो कोई बड़ा जुर्म नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बे इंतहा मुफलिस घर का बोझ थी। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आई तो उन्हें गौर से देख के मामू के पसीने छूट गए। बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है, उन्होंने बौखला कर कहा। उई, खुदा खैर करे, एमिया तेल देखो, तेल की धार देखो। मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और खीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलई उतर जाएगी। गोमूत में न 16 सिंगार रहेंगे, न ये रंग और रोगन, न ये छल्ला सी कमर रहेगी, न बाजुओं का लोच बराबर की न लगने लगे तो चोर का हाल सो मेरा। मैं तो कहूँ 10 साल में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएगी। फिर हम अपने बैरन के लिए 12.5 बरस की लाएंगे खाला चाह की। हुश्त। मामू शर्मा गए। दूसरी बीवी नहीं जीती, इसलिए तीसरी। शमसा बेगम बोली, क्या बक रही हो? हाँ मियाँ, बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, दूसरी तो तीसरी का सदका होती है। उसीलिए पुराने ज़माने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से कर दिया करते थे, ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्द ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में अच्छे खाने, कपड़े और आशिक के जारमियाने वो जादू फेरा कि पहली का चांद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी छिटकी कि देखने वालों की आंखें झपक गई। पोर पोर से शुआएं फूट निकली। शुजात मामू पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्द ही पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के दफ्तर से गोते जरूर रंग लाते। बहनों के लेदे के एक भैया थे, बड़ी मुमानी तो दुल्हन आपे ही मेजी से उतर गई थी। उनकी कमान कभी चढ़ी ही नहीं, जब तक जिंदा रही सूरत को तरसती रही। आल ओ औलाद खुदा ने दी ही नहीं कि उधर जी बहल जाता। मियाँ बहनों के चहेते भाई, सूरत न देखे तो खाना न पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुँचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी डेस्क ख्वान सजाए रात तक बैठी राह तका करती। किसी दिन इत्तेफाक से खा लेते तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के यहाँ हंगामे रहते।
झूठों को कभी भावज को भी बुला लेती, मगर ये बेचारी वहाँ गरीब उल वतन सी लगती। सबने बुलाना छोड़ दिया। शुजात मामू को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या कव्वाली और मुजरे की महफिलें जमती तो बीवी को पता भी ना चलता। बहनें सब इंतजाम कर देती, ये उन्हीं के हाथ में रुपया दे देते। किसी ने मोमानी को राय दी कि मियाँ को काबू करने का बस एक गुर है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी के घर का निवाला मुंह को न लगे। बस जी, मोमानी ने खाना पकाने की किताबें मंगाई, लहसुन की खीर और बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग और मछली के कबाब पकाए, जिन्हें खाकर मामू ने फैसला किया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहती है। मोमानी खून थूक थूक कर मर गई, मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़कर बोलने लगा। न कहीं आने के रहे न जाने के, न किसी का आना भाइये, बस मियाँ है और बीवी, क्या बाग ओ बाहर सा। भाई चुटकी बजाते में खुर्रे की तरह बेरहम और बेमुरव्वत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारी गोरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूं भैया साहब अलकत न हो जाते। ए भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात है, कोई झंडुलना नहीं कि हर दम कूल्हे से लगाए बैठी है, लाख ताने दिए जाते। दुल्हन बेगम है कि खी हंस रही है और मियाँ काट के उल्लू घिघियाए जाते हैं। अपनी जोरू है कोई पड़ोसी की नहीं कि बस तके जा रहे हैं, बजर बट्टू की तरह। मामू, वो मामू ही ना रहे। अजी कैसी कव्वालियाँ और कैसे मुजरे, बस बीवी तिगुनी का नाच नचा रही है, आप नाच रहे हैं। ए बस, और थोड़े दिन के चोंचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हन नापा खत्म। एक ना एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना, मोमानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा, न उल्टियाँ न तबीयत मांदी। चेहरे पे और चार चांद खिल उठे। क्या मजाल जो जरा सा अलकस आ जाए, वही शोखियाँ, वही अंदाज़े माशुहाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता, उन्हें उठाकर पलकों में छिपा ले, दिल निकाल के कदमों में डाले देते हैं। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गई। पूरे दिनों में भी रुखसाना मोमानी के हुस्न को गहन न लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। न पैरों पर सूजन, न आंखों के गिर्द हल्के, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद छट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हो, वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं, उनके वो अदबदा के बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई, गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गई, बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। अगर दाढ़ी न बनी होती तो गालों पर चींटी के सफेद सफेद अंडे फूट आते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक आई, आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली डाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूल्हे ढीली हो गई। उन दिनों मोमानी की अक्ल दान निकल रही थी। शू, जात मामू की बत्ती सी असली दांतों से ज्यादा हसीन थी। उम्र का इल्जाम नजले के सर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुखसाना मोमानी 26 बरस की थी। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। ननदों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगे तो नौजवानों की शोखियां मुंह जोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं, और मोमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भल मलनसाहट का तो ये तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदा ए मजाजी समझती, अच्छे बुरे में उनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही है। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सुअर, न सर की खबर है न पैर की, हुड़दंगी बनी मुर्गियां खदेड़ रही हो। ए तो क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। उई लो और सुनो। ए बी,
میں تمہاری خالہ کب سے ہو گئی؟ سجن بھائی مجھ سے 4 سال بڑے ہیں، ماشاء اللہ، بڑا بھائی باپ برابر۔ تم بھی میری بڑی ہو، خبردار جو تم نے پھر مجھے خالہ کہا۔ جی بہت اچھا۔ شادی سے پہلے رخسانہ مومانی کی اماں ان کی دوپٹہ بدل بہن کہلاتی تھیں، وہی حسن اور کمسنی جس نے ایک دن شجاعت ماموں کو غلام بنا لیا تھا، اب ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ لنگڑا بچہ جب دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں دوڑ پاتا تو چڑھ کر مچل جاتا ہے کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو۔ مومانی ان کے ساتھ دگا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو انہیں لڑکیوں بالیوں کی طرح ہنستا یا دوڑتے بھاگتے دیکھ کر ان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگتی، وہ جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ لونڈوں کو لبھانے کے لیے کیا تن تن کے چلتی ہو؟ وہ زہر اگلنے لگی۔ ہاں اب کوئی جوان پٹھا ڈھونڈ لو۔ مومانی پہلے تو ہنس کر ٹالتی، پھر جھینپ کر گلنار ہو جاتی۔ اس پر ماموں اور بھی چراغاں ہوتے اور بھاری بھاری الزام لگاتے۔ فلاں سے آنکھیں لڑا رہی تھی، دماغے سے تمہارا تعلق ہے۔ تب مومانی سناٹے میں رہ جاتی۔ موٹے موٹے آنسو چھلک اٹھتے، الگنی سے دوپٹہ گھسیٹ کر وہ اپنا جسم ڈھک کر سر جھکائے کمرے میں چلی جاتی۔ ماموں کا کلیجہ کٹ جاتا، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ وہ ان کے تلوے چومتے، ان کے قدموں میں سر پھوڑتے، ان کے آگے ناک رگڑتے، رونے لگتے۔ میں کمینہ ہوں، حرام زادہ ہوں، جوتی لے کر جتنے چاہو مرو، میری جان، میری رکھی، میری ملکہ، شہزادی۔ اور رخسانہ مومانی اپنی پہلی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر بھو بھو روتی، تمہارا عاشق ایجار ہوں میری جان، رشک و حسد سے جل جل کر خاک ہوا جاتا ہوں۔ تم تو ننھے کو گود میں لیتی ہو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے سالے کا گلا گھونٹ دوں۔ مجھے معاف کر دو میری جان۔ وہ جھٹ معاف کر دیتی، اتنا معاف کرتی کہ شجاعت ماموں کی آنکھوں کے حلقے اور اودے ہو جاتے اور وہ بڑی دیر تک تھکے ہوئے کھچر کی طرح ہانپا کرتے۔ پھر ایسے بھی دن آ گئے کہ وہ معافی بھی نہ مانگ سکتے۔ کئی کئی دن وہ روٹھے پڑے رہتے، بہنوں کی امیدیں بندھ جاتی۔ بھیا جان بھابھی کو کوڑھا کوڑھا کر مار رہے ہیں، اب کوئی دن جاتا ہے کہ یہ آئے دن کی دانتا کل کل رنگ لائے گی۔ مومانی چھپ چھپ کر گھنٹوں روتی، آنسو بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے اور بھی ستم ڈھانے لگتے۔ ستا ہوا رڈ چہرہ جیسے سونے کی گنی میں کسی بے ایمان سنار نے چاندی کی ملاوٹ بڑھا دی ہو۔ فیکے فیکے ہونٹ، ماتھے پر الجھی سی ایک وارتالت، دیکھنے والے کلیجہ تھام کر رہ جاتے۔ حسن ایسوگوار کو دیکھ کر ماموں کے کندھے اور جھک جاتے، آنکھوں کی ویرانی بڑھ جاتی۔ ایک بیل ہوتی ہے، امر بیل، ہرے ہرے سمپولیے جیسے ڈنٹھل، جڑ نہیں ہوتی۔ یہ ہرے ڈنٹھل کسی بھی سر سبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے۔ جتنی یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے۔ جو رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے، ماموں سوکھتے جاتے تھے، بہنیں سر جوڑ کر کھسر پھسر کرتی۔ بھائی کی دن بد دن گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، بالکل جرکٹ ہو گئے تھے۔ گٹھیا کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا حجاب قطعی موافق نہیں، مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ دکھیا نے عطر سر میں جھونک لیا۔ ماموں کی ناک میں جو شمامت العنبر کی مدہوش کون خوشبو کی لپٹیں پہنچی تو وہ گلیزہ انہوں نے مومانی پر لگائے کہ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو مومانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کی بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ مومانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے طب یونانی کی تمام معجونیں، مقویات، پوشتے اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، باغپن لوٹ آیا۔ مومانی نے کچھ دنیا داری کے داؤ پیچ تو سیکھے نہ تھے، خود رو پودا تھی، کبھی کسی نے باریکیاں نہ سمجھائی۔ 28 سال کی تھی مگر 18 برس جیسی نہ، تجربہ کار اور الہڑ پن تھا۔ موٹر بہت چلاؤ تو انجن جل جاتا ہے،
दवाओं का रद्द अमल जो शुरू हुआ तो शुजात मामू ढह गए, एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना न तकतकाते तो 62 बरस में यूं लुटिया न डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज्यादा लगने लगे। बहनें जारो कतार रोई, हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे इजाद किए, कब्ल वक्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। जरूर उन पर कोई सदाबहार इस्म का जिन्न या पीर मर्द आशीष था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही न लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए, टोने टोटके चित्त हो गए। अमरबेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो पटक कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी आग का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता। उसके चढ़े हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजात मामू का हामा जवाब दे गया था। मुमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मंगाती थी। कभी कभार एक निवाला खुद चख लेती थी। अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई कि अब इंशाल्लाह जरूर बुढ़ापा तशरीफ ले आएगा। ए भाभी, ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज पहनती हो और भी नन्ही बन जाती हो, ननद कहती। भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टिका हुआ दुपट्टा और गरारा पहन लिया। किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है। मामू ने कचौके दिए। मुमानी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। ए भाभी, ये क्या एक आध वक्त की नमाज पढ़ती हो, पंज वक्ता की आदत डालो। मुमानी पंच वक्ता नमाज पढ़ने लगी। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नरीली हुई थी, तहज्जुद के वक्त से जागना पड़ता था। मेरे मरने के नफल पढ़ रही हो, मामू बिसूरते। दुबली तो थी, दिन रात की दांता किल किल से और भी धान पान हो गई। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निखर आया। जिल्द ऐसी शफाक हो गई कि जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब नूर सा उतर आया। पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उनके कदमों पर सर पटखने की तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाज ए फज्र के बाद कुरान की तिलावत करती तो उनके चेहरे पर हजरत मरियम का तद्दुस और फातिमा ज़हरा की पाकीज़गी तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसक आती और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजों भतीजों के बाद वो जिनों और फरिश्तों को वरगला रही हैं, चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू में कर लिए हैं, उनसे जादू की बूटियां मांगा कर खाती हैं। खिजाब के बाद अब मेहंदी भी मामू को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींके आकर नजला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी। रुखसाना मुमानी उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात के उनके हाथों में भी शम्ए लौ देने लगती हैं। उनके हाथ देखकर शुजात मामू को ऐसा मालूम होता जैसे मेहंदी में नहीं, मुमानी ने उनके खून दिल में हाथ डुबो ली है। वही हाथ जिन्हें वो कभी चंबेली की मुंह बंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिखरे के खरवार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे जाते थे। जितना जितना वो उनकी मुंडिया जमीन पर घिसते, मुमानी संदल की तरह महकती। बहनें घर से तरमाल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं भावत जहर न खिला रही हो, अपने हाथ से सामने खिलाती। मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सहा खून भी निचोड़ लिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाजी था जो उन्होंने पिछले झाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई 100 की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मुर्दा खा लेता तो तनतना कर खड़ा हो जाता। मगर मामू गोंदनी की तरह फोड़ों से लद गए। दुखिया मुमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट छान कर मिलाती।
घड़ियों मरहम थोपा जाता, पतीलियों में नीम के पत्तों का पानी उठाती और सुबह शाम पीप खून धोती। उनमें से चंद फोड़े मुस्ततिल नासूर बन गए थे और मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेर ही हो गई। मामू बहुत कमजोर हो गए थे। बहनें बैठी भावज का दुखड़ा रो रही थी कि नज्जी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो शुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फलर्ट करने लगी। किसी ज़माने में नाना जान उस्सा पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया ना मुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपनी चीपड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसिर थी। बड़ी लेदे के बाद वो मामू का असली मुकाम समझी तो मरहुमा मोमानी का मातम ले बैठी। है क्या बुढ़ापे में दगा दी गई? अचानक उसकी नज़र मोमानी पर जा पड़ी। मोमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थी। अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन नौढ़ाए बैठी थी, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हो। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेइख्तियार हंस रही थी। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूटकर रुखसाना मोमानी की तरह हवा में बलाएं लेकर कनपटियों पर 10 उंगलियां चढ़ खाई। अल्लाह पाक नजर ए बद से बचाए। बिटिया तो चांद का टुकड़ा है, मैं जानू मीठा बरस लगा है। ए मियाँ, वो राजदारी के अंदाज में मामू के करीब खिसकी। सौदागरों का मंझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। किसी जमाने में बुढ़िया बड़ी मार्के की मशाता थी, अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चूंडा सफेद हुआ, हाथ पैर से मानूर हुई तो टुकड़े मांगकर गुजर औकात करने लगी थी। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ ही में न आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। सौदागरों का मंझला बेटा जो विलायत पास था सबकी निगाहों में था। किसी को शुबह भी न हुआ कि नाशुदनी हुत्तामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम, मियाँ मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी। बात जो वाजह हुई और पानी मरा तो भीड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपें दगने लगी। है मुझ जन्म पीती को क्या बर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटी। बाहर की तरफ चलते चलते उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नजर डाली। मुंह पर तो साकुवारपना बरस रहा है। उस दिन शुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं अपोस पोस की मेहरबानियों का फल हैं, जिनसे रुखसाना बेगम तक झांक किया करती हैं। उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आई। उनके बाल कब्ल अजवत पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हन आपा आंसुओं में बह गया। नेकी और पारसाई का मुजस्समा, वफा की पुतली, उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारी। आज वो होती तो ये दर्द, ये सोशिश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बट जाती। फिर बुढ़ापा यूं न दहलाता। दोनों साथ बुए होते, एक दूसरे के दुहक को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगुनी फैलती गई। बड़के पेड़ का तना खोखला हो गया। टहनियाँ झूल गईं, पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रेंग गई। कैसा जां सूझ समा था। शुजात मामू की मैयत सहन में बनी संवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी खड़ी पछाड़े खा रही थी। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हेबा कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अजीब पुरअसरार ख्वाब लग रही थी। रो रो कर आंखें मखमूर और बोझल हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज की नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूलकर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की खुश नसीबी पर रश्क आ रहा था। मुमानी पर बेपनाह बेबसी और अफसुर्दगी छाई हुई थी। खौफ और सरासीमगी से उनका चेहरा और भी भोला लग रहा था। दोनों बच्चे उनके पहलू से लगे बैठे थे। वो उनकी बड़ी बहन लग रही थी। वो गुमसुम बैठी थी, जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपनी बेमिसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो।
तो आप सुन रहे थे इस्मत आपा की कहानी अमर बेल। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास भी जिंदा है, तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये सवाल और दूर तक जाए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई कहानी में। तब तक मुझे विदा दें। धन्यवाद।